मेरा नाम अर्चना है। यह बात उसे दिन की है जहां सड़क के दोनों तरफ सुनसान खेत फैले थे और उन खेतों के बीच से गुजरती एक गाड़ी की पिछली सीट पर मैं बैठी थी। उम्र मेरी महज 23 साल, लेकिन आंखों में वक्त से बहुत ज्यादा देख लेने की गहराई थी। मेरा सूट महंगा था, बाल करीने से बंधे हुए थे और चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ एक कामयाब महिला में दिखता है। लेकिन उस चेहरे पर एक हल्की बेचैनी भी थी, एक ऐसा खालीपन जिससे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने किसी को खोया हो बिना कहे। अभी कुछ देर पहले ही गोपालपुर में एक बड़ी बिजनेस डील पूरी हुई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। क्लाइंट्स खुश, दस्तखत हो गए, लेकिन दिल जैसे कहीं और अटका हुआ था। मेरी निगाहें यूं ही बाहर देख रही थीं जब अचानक नजर पड़ी। सड़क से सटे खेतों में कुछ बकरियां चर रही थीं और एक लड़का तकरीबन 12 से 13 साल का उन्हीं के पीछे दौड़ रहा था। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में वही मासूम चमक, और मेरी आंखें उसी पल भीग गईं। मैंने कहा, काका गाड़ी रोको। आवाज धीमी लेकिन कपकपाती थी। ड्राइवर सुरेश ने चौंक कर गाड़ी रोकी। क्या हुआ बेटी? कुछ पल तक मैं कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर नजरें टिकाए रही और फिर बोली, काका हमें रत्नपुर गांव जाना है, यहीं से बस आधा घंटा दूर होगा, आज वहां जाना बहुत जरूरी है। काका हैरान रह गया। रत्नपुर? लेकिन आज तक तो आपने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी। मैं तो अब किसी और दुनिया में थी, अपने अंदर के टूटे हुए किसी कोने को फिर से जोड़ती हुई। काका वहां कोई रहता था जिसने एक बार मेरे लिए कुछ ऐसा किया था जो शायद इस दुनिया में कोई भी अपने लिए भी ना कर पाता। आज मैं उसके लिए जा रही हूँ, उसे एक अधूरा वादा लौटाने और शायद अपने बचपन की सबसे पाक दोस्ती को आखिरी बार छूने। गाड़ी ने मोड़ ले लिया था। अब सड़क उसी गांव की ओर जा रही थी जहां मेरा बचपन बीता था, जहां कभी वो दिन थे जब जिंदगी में न डर था न बोझ, बस खेल, हंसी और दोस्ती थी। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरा मन अब बहुत पीछे जा चुका था। मैं 13 साल की थी और पहली बार गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर आई थी, रत्नपुर गांव में। मैंने धीरे से कहा, काका यही वो गांव है, यही वो जगह है जहां मैं पहली बार खुलकर हंसी थी, जहां मैं बेफिक्र होकर खेलती थी, जहां की मिट्टी आज भी मुझे अपने पास बुलाती है। मैं अपने मामा के बेटे विशाल के साथ हर रोज खेतों की तरफ जाया करती थी। वहीं मुझे कच्चे रास्ते के पास एक लड़का दिखता था, पुराने फटे कपड़ों में, पैरों में चप्पल नहीं और हाथ में कुछ बकरी और लकड़ी की छड़ी। उसका नाम था कुलदीप। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी हंसता तो जैसे पूरा आसमान मुस्कुरा देता था। एक दिन विशाल ने कहा, चल तुझे मिलवाओ कुलदीप से, बड़ा चुप रहता है लेकिन दिल से बहुत साफ है। हम दोनों उसके पास गए तो वो बकरियों के पीछे दौड़ रहा था। मुझे देखकर वो थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर झीमते हुए मुस्कुराया और कहा, नमस्ते। फिर मिट्टी में से एक छोटा सा खिलौना निकाला जो उसने खुद बनाया था, एक बकरी, और मेरे हाथ पर रख दिया। ये तू रख ले, ये मैंने बड़े प्यार से बनाया था, उसने कहा। उस दिन के बाद से हम तीनों रोज मिलते, खेलते, हंसते, दौड़ते और खेतों के बीच हमारी एक मासूम दोस्ती पनपने लगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उस दोस्ती को उम्र भर के लिए मेरी रूह से बांध दिया। हम खेत में खेल रहे थे और उसी वक्त मेरे कान की एक बाली कहीं गिर गई। वो बाली जो पापा ने मुझे मेरे 12वें जन्मदिन पर दी थी, सोने की थी और माँ ने कहा था संभाल कर रखना। बाली गायब हो गई और मेरी सांसें जैसे रुक गई। मैं वहीं घास में बैठ गई और झोर झोर से रोने लगी। विशाल भी घबरा गया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था कुलदीप। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, चुप हो जा, मैं तेरे लिए दूसरी बाली ले आऊंगा, बिल्कुल वैसी ही। मैं हड़बड़ाकर बोली, लेकिन कैसे, पैसे कहाँ से लाएगा तू? उसने बस मुस्कुराकर कहा, तू मेरी बकरियों का ध्यान रख, मैं आता हूँ। और वो दौड़ पड़ा। वो सीधा घर गया और अपने पापा की गुल्लक से 2000 रुपए निकाल आया, जो उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए बचा रखे थे। कुछ ही देर में वो दौड़ते हुए लौटा और मेरे हाथ में पैसे थमाते हुए बोला, ये ले, तू और विशाल जाकर नई बाली बनवा लो, माँ डांटेगी नहीं तुझे। मेरी आवाज रुक गई, आंसू मेरी पलकों के किनारे से लुढ़कने लगे। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तू बहुत अच्छा है कुलदीप, तू मेरा सच्चा दोस्त है। मैं विशाल के साथ बाजार चली गई और ज्वेलर से वैसी ही बाली बनवा लाई। मैं बेफिक्र हो गई, लेकिन काका कुलदीप जब वो घर गया
उसके पापा को जैसे ही पता चला कि गुल्लक के पैसे गायब है तो उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं दूर खड़ी देख रही थी। वो चिल्लाता नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बस मार खाता रहा और एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। उसने ये तक नहीं कहा कि पैसे उसने मेरे लिए लिए थे। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जब भी बड़ी हो जाऊंगी, जब भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तो सबसे पहले उसका वो कर्ज लौटाऊंगी। गाड़ी अब गांव के पास आ चुकी थी। सड़क अब जानी पहचानी लगने लगी थी। मैंने धीमे से कहा, काका, मैं कुलदीप से आज फिर से मिलूंगी और उसके उस 2000 के एहसान को ब्याज सहित लौट आऊंगी, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया था उसे मैं कभी चुका नहीं सकी। गाड़ी जैसे ही गांव के पहले मोड़ पर मुड़ी, मेरी धड़कनें अनजाने डर से कांपने लगी। सड़क अब कच्ची नहीं पहचान वाली लग रही थी। हर मोड़, हर पेड़, हर गली जैसे बीते हुए बचपन की परछाइयों से भर गए थे। मैंने कहा, काका, सीधे चलो, फिर बाईं तरफ जो पुराना पीपल का पेड़ दिखेगा वहां से मुड़ जाना, वही कुलदीप। सुरेश काका बिना कुछ बोले मेरी आंखों की तरफ देखता रहा। मेरी आंखें अब सिर्फ सामने नहीं देख रही थीं, वो अंदर किसी पुराने वक्त में झांक रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक छोटे से जर्जर से मकान के सामने आकर रुक गई। गांव के लोग चौंक कर बाहर निकलने लगे। इतनी बड़ी गाड़ी किसके घर आई है? कोई अफसर है क्या या कोई नेता? मैंने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से नीचे उतरी। मैंने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन नज़रें बहुत शांत थीं। मैं सीधे घर की ओर बढ़ी और पड़ोस में खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, ये कुलदीप का ही घर है ना? बुजुर्ग कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ बिटिया, ये कुलदीप का ही घर है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक क्षण को मैं वहीं थम गई। क्या? मेरी आवाज़ कांप गई। हाँ बेटी, उस बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, करीब 2 साल पहले फी नक्टरी में मशीन के नीचे दब गया था, वहीं मौत हो गई थी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जिस दोस्त की एक झलक पाने की तमन्ना लेकर मैं इतनी दूर आई थी, वो अब सिर्फ एक याद बन चुका था। मेरे कदम लड़खड़ा गए। सुरेश काका दौड़कर मेरे पास आया, बेटी संभालो खुद को। कुछ ही पल में एक मासूम सी आवाज़ सुनाई दी, मम्मी नहीं है, पापा तो ऊपर चले गए हैं, आप कौन हो दीदी? मैंने देखा 2 छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। एक लड़का लगभग 5 साल का, एक लड़की शायद 3 की होगी। उनके गाल धूप में तपे हुए थे, लेकिन आंखों में मासूम सवाल थे। तुम्हारे पापा का नाम कुलदीप था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बच्चों ने सिर हिलाया और फिर लड़की ने कहा, हाँ, लेकिन अब वो नहीं आते। मम्मी कहती हैं वो तारे बन गए हैं। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। भीड़ अब जमा होने लगी थी। एक औरत खेतों से आते आते थकी हुई भागती हुई आ रही थी। क्या हुआ? क्यों लोग मेरे घर के सामने इकट्ठा हैं? फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। आप कौन है बहन जी, और मेरे बच्चों से क्या बात हो रही है? मैंने खुद को संभाले हुए कहा, मैं कुलदीप की दोस्त हूँ, बचपन की। वो औरत चौंक गई। आप? मैंने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मैं वही अर्चना हूँ जो रत्नपुर गांव में अपने मामा के घर आई थी, जो कुलदीप के साथ खेतों में खेला करती थी। मैं वो हूँ जिसके लिए एक दिन कुलदीप ने अपने हिस्से की मार खाई थी, और आज मैं सिर्फ उसका कर्ज चुकाने आई हूँ। कुलदीप की पत्नी सन्न रह गई। उसने मुझे घर के अंदर आने को कहा। अंदर एक टूटा पलंग, दीवारों पर सीलन, एक कोने में कुलदीप की तस्वीर माला से लिपटी हुई। मैंने तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और रुंधे गले से कहा, मैं आ गई कुलदीप, लेकिन तू नहीं मिला। तेरी दोस्त तेरा कर्ज चुकाने आई थी। तूने जो मेरी खातिर किया वो मैंने आज तक नहीं भुलाया। कुलदीप की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। आप जैसे लोग आज भी होते हैं, वो बोली। इतने साल बाद भी सिर्फ एक एहसान चुकाने आई है आप तो अमीर हैं, बड़ी गाड़ी में आई है। हमें तो याद भी नहीं रहा कि कुलदीप ने ऐसा कुछ किया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पति ने उस दिन जो मेरे लिए किया था वो मैंने अपने दिल में जिंदा रखा है, और अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अब कुलदीप नहीं है तो उसकी दोस्त को उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चे अब तक चुपचाप मुझे देख रहे थे, जैसे उनकी माँ की आंखों से निकलते आंसू को समझना चाह रहे हों, और मैं उनकी तरफ देखकर बस यही सोच रही थी, अब मेरी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होती है। घर के उस छोटे से कमरे में दीवार पर टंगी कुलदीप की माला जड़ी तस्वीर के सामने बैठी मेरी आंखों से
आंसू लगातार गिर रहे थे। हर कोना गवाही दे रहा था कि ये घर अब भी मेरे दोस्त के साथ की उसकी मेहनत और उसकी चुपचाप सहनशीलता से भरा हुआ है। मैंने धीरे से बच्चों को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम स्कूल जाते हो? मैंने प्यार से पूछा। बच्चों ने ना में सिर हिला दिया। पहले जाते थे, लड़का बोला, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी कहती हैं कि फीस नहीं भर पाएंगे। अब मम्मी हमें थोड़ा बहुत पढ़ाती है। मेरा दिल वहीं बैठ गया। कुलदीप, तू तो चला गया, लेकिन तेरे बच्चों की आंखों से तेरा सपना अब भी देख सकती हूं मैं। मैंने कुलदीप की पत्नी रीमा की ओर देखा। रीमा अब तक एक कोने में बैठी थी, आंखें नम थीं पर चेहरा शांत। तुम कहाँ काम करती हो? मैंने उससे पूछा। खेतों में, रीमा बोली। जहाँ काम मिल जाए, रोज 200 रुपये मिलते हैं, महीने का मुश्किल से 5 से 6 हजार। उसी से बच्चों का पेट भरता है, लेकिन पढ़ाई तो बंद हो गई है। मैंने बिना देर किए उसका हाथ थामा। तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी और तुम्हारी कमाई भी सिर्फ खेत की मजदूरी पर नहीं टिकेगी। मैंने ये कहा तो रीमा चौंक गई। मतलब ये कि अब से तुम सिर्फ कुलदीप की विधवा नहीं, उसकी ताकत बनोगी। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें एक नई राह पर ले जाऊंगी। रीमा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। अगले दिन मैं कुलदीप की पत्नी और बच्चों को अपनी कार में बैठाकर निकल पड़ी। मेरी गाड़ी गांव के एक सिरे पर रुकी, जहां एक सिलाई सेंटर चलाया जा रहा था। कपड़े सिलने की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग और काम सीखने की पूरी व्यवस्था। मैंने रीमा को वहां दाखिल कराया। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हुनर उससे भी ज्यादा, मैंने रीमा से कहा। तुम सीखोगी और मैं तुम्हारे लिए खुद की दुकान खोलूंगी, ताकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहो, ना मुझ पर, ना इस दुनिया पर। रीमा की आंखें भर आईं, लेकिन अब उनमें डर नहीं, आत्मबल था। वक्त बीतता गया, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। रीमा ने मेहनत से सब कुछ सीखा, कपड़ों की सिलाई, डिजाइनिंग, कटिंग, और धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि सेंटर की टीचर तक कहने लगी, आपका काम तो अब बाजार में बिकने लायक हो गया है। इसी बीच मैंने बच्चों का नाम पास के एक अच्छे स्कूल में लिखवा दिया। किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, फीस सब मैंने खुद करवाया। ये कोई एहसान नहीं है, ये उसका कर्ज है जो उसने मेरे बचपन में मुझ पर किया था। मैं बार बार यही दोहराती। जब ट्रेनिंग पूरी हुई, मैंने रीमा के लिए उसी गांव में एक सुंदर सा सिलाई सेंटर खोल दिया। ये तुम्हारा है। मैंने दुकान की चाबी रीमा के हाथ में दी। अब तुम किसी के खेतों में नहीं, अपनी पहचान में काम करोगी। कुछ ही महीनों में रीमा की दुकान में ऑर्डर आने लगे। शादी के लहंगे, कढ़ाईदार कुर्तियां, गांव की औरतों के ब्लाउज। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 और लड़कियां काम करने लगी थीं। रीमा अब आत्मनिर्भर थी और बच्चों की कॉपी में अब खाली पन्ने नहीं, भविष्य के सपने लिखे जाने लगे थे। एक दिन रीमा हाथ में पैसे लेकर मेरे पास आई। ये कुछ बचाया है, ले लो, मैंने उसकी हथेली बंद करते हुए कहा। ये मत भूलो रीमा, ये तुम्हारे पति का कर्ज था, मैंने सिर चुकाया है। ये पैसा अब तुम्हारे बच्चों का है, इसे उन्हीं के सपनों के लिए बचा कर रखना। रीमा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी नई जिंदगी की शुरुआत के बाद ही आता है। गांव में अब एक बदलाव दिखने लगा था। जहां पहले कुलदीप के घर की दीवारें चुप रहती थीं, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। रीमा का सिलाई सेंटर चल पड़ा था। बड़े बड़े घरों की औरतें अब उसके डिजाइन के कपड़े पहनने लगी थीं, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। एक दिन मेरे पति अमित ने पूछा, आजकल तुम गांव की तरफ अक्सर जाती हो, वहां कोई जमीन या बिजनेस का काम है क्या? मैं कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। नहीं, वहां बस एक रिश्ता है जो मैंने आज तक नहीं तोड़ा। अमित ने हैरानी से पूछा, रिश्ता? कैसा रिश्ता? और तब पहली बार मैंने कुलदीप की कहानी अमित को बताई। कैसे एक बकरी चराने वाले मासूम लड़के ने बचपन में मेरी मदद की थी, कैसे उसने अपने हिस्से की मार खाकर भी एक दोस्ती को निभाया था, और कैसे मैं अब उस दोस्त की याद को जिंदा रख रही हूं, उसकी पत्नी और बच्चों के जरिए। अमित चुप रह गया। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने तो वो कर दिखाया जो अक्सर लोग सिर्फ सोचते हैं। मैं तुम पर गर्व करता हूं। उस दिन के बाद से अमित भी मेरे साथ कभी कभी गांव जाने लगा। उन बच्चों को कॉमिक्स लाकर देता और स्कूल के रिपोर्ट कार्ड देखकर मुस्कुराता,
जब भी मैं गांव जाती, दोनों बच्चे दौड़ते हुए दरवाजे तक आ जाते। अर्चना दीदी आ गई। कभी मैं उनके लिए नए जूते लाती, कभी स्कूल बैग, कभी उनके होमवर्क में मदद करती, कभी रीमा के सेंटर के लिए नए कपड़े। कुलदीप की तस्वीर अब भी दीवार पर थी, लेकिन अब उसमें उदासी नहीं थी। उस तस्वीर के नीचे रखे दिए हर दिन जलते थे, और हर बार जब मैं उसे देखती तो आंखें भीग जाती थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान होती थी। एक दिन स्कूल में दोनों बच्चों की पुरस्कार वितरण सभा थी। मैं और अमित दोनों वहां गए। बेटा अविनाश जब स्टेज पर पहला इनाम लेने गया तो मंच से नीचे आते हुए उसने बस एक ही बात कही, ये अवार्ड मेरी आंटी के लिए है, क्योंकि अगर वो न होती तो मैं स्कूल में भी न होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और मेरी आंखें फिर से भीग गईं। मैं नीचे बैठी कुलदीप की तस्वीर को मन ही मन देख रही थी। देख कुलदीप, तेरे बच्चे अब झुकते नहीं और तेरी दोस्ती अब कहीं खोई नहीं। रीमा अब अपने पैरों पर खड़ी थी। बच्चे अब पढ़ने के साथ साथ सपने भी देखने लगे थे, और मैंने वो सुकून पा लिया था जो किसी बैंक बैलेंस, किसी बिजनेस डील में नहीं मिलता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां कोई पुराना रिश्ता हमारे होने का मतलब बना देता है, और मेरे लिए वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, वो एक इंसानियत का फर्ज था जो आज पूरा हो चुका था। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।